सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। DSSB के मैथ के बैच में आपका स्वागत है भाई। तो हमने क्या है 8 चैप्टर कर लिए हैं भाई मैथ के। 9वां चैप्टर आज करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। भाई ये जो चैप्टर है ये आपका क्या कहते हैं भाई, इसमें DSSB में आजकल नहीं पूछ रहा है एग्जामिनर, ठीक है कि नहीं। अभी 1-2 साल से अगर हम देखें तो भाई एग्जामिनर इसमें से क्वेश्चन कम पुट कर रहा है भाई, इसमें से बना ही नहीं रहा है। तो जो पहले आपके एग्जाम्स हुए हैं, पहले अगर आप देखो 2019 से पहले, तो फिर क्या कहते हैं इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन अभी जो है करंट में 25 में आए नहीं भाई, ठीक है नहीं। पिछली बार थे तो उसमें भी नहीं आए हुए भाई, तो बहुत कम अब पूछ रहा है। लेकिन गारंटी कुछ नहीं है ना भाई, क्या पता अगली बार पूछ ले। ये कोई पक्का थोड़ी ना पता कि भाई अब की बार नहीं पूछे, पिछली बार नहीं पूछे तो कि अगली बार पूछेगा कि नहीं पूछेगा। कोई गारंटी नहीं होती वो एग्जामिनर की, ठीक है। और भाई मैं तो यही कहूंगा ना पूछे, लेकिन अगर पूछ ले तो भाई मेरा तो फर्ज है ना आपको ये चैप्टर कराने का। और फिर भाई क्या कहते हैं, मैं तो ऐसे तैयारी करवा रहा हूं कि भाई ये एग्जाम नहीं, कोई और भी आप एग्जाम देना चाह रहे हो, ठीक है कि नहीं। मान लिया कोई KVS की तैयारी कर रहा है, कोई भाई हरियाणा की, यूपी की कर रहा है भाई टीचर की, तो उसमें अगर पोस्ट निकलती है, अगर वहां पूछ लिया तो एक बार तैयारी कर ली, बार बार फिर ये थोड़ी ना कि अलग अलग स्टेट के या अलग अलग भाई पोस्ट के लिए आप क्या कहते हैं तैयारी करोगे। तो एक बार आपने कर ली, यूं समझ लो कंप्लीट हो गई आपकी तैयारी। तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है, पहला क्वेश्चन आप देख लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है समझा देता हूं आपको। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे बोलते हैं जहां पर वेरिएबल की पावर, ठीक है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए भाई। वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उस इक्वेशन को हम, उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे भाई। तो चैप्टर का नाम क्या है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। अब पिछला चैप्टर क्या था हमारा, लीनियर इक्वेशन का चैप्टर था, रैखिक समीकरण था भाई। बिल्कुल पिछला तो अलजेब्रिक फॉर्मूले का था, उससे पिछला जो था वो हमारा लीनियर इक्वेशन का चैप्टर था, यानी कि रैखिक समीकरण था। तो लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं, जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है तो उसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है तो उसको हम क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं भाई। अगर लीनियर इक्वेशन है, ठीक है कि नहीं, तो वहां पर एक ही वैल्यू निकलेगी वेरिएबल की। वेरिएबल का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अननोन क्वांटिटी को वेरिएबल बोलते हैं। तो अननोन क्वांटिटी की अगर पावर 1 है तो वैल्यू भी एक ही निकलेगी। वैल्यू भी कितनी निकलेगी, एक ही निकलेगी। अगर वेरिएबल की पावर 2 है तो फिर वैल्यू 2 निकलेंगी भाई। और वेरिएबल की पावर 3 है तो फिर वैल्यू आपकी 3 निकलेंगी भाई। तो यहां पर हमारी 2 वैल्यू निकलनी है। अब वो 2 वैल्यू निकलेंगे कैसे, वो 2 वैल्यू निकलेंगी कैसे, उसका तरीका है भाई। तो मान के चलते हैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन is in the form of, is in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्मेट में है तो वेरिएबल की वैल्यू x की वैल्यू कैसे निकालोगे, उसका फार्मूला है भाई, ठीक है कि नहीं। क्या फार्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्र माइनस 4ac अपोन में 2a, अपोन में 2a। प्लस माइनस का मतलब 2 वैल्यू आएंगी, एक बार प्लस की एक बार माइनस की। और जो ये बी स्क्र माइनस 4ac है, बी स्क्र माइनस 4ac जो है, इसको मैं d बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, d। तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। और भाई प्लस माइनस का मतलब यही है कि एक बार प्लस लोगे तो x की एक वैल्यू आ जाएगी और एक बार माइनस लोगे तो भाई दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब ये 2 वैल्यू हैं x की, इनको कंबाइन कर देंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। अलग अलग आप कर सकते हो, अलग अलग करोगे तो एक बार प्लस एक बार माइनस। अब ये d क्या है, d का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट। d को हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे भाई। d का मतलब है आपका डिस्क्रिमिनेंट,
इसको हिंदी में बोलेंगे विविक्त कर, विविक्त कर। तो ये है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब जब मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा तो वो x की वैल्यू कैसी आएंगी, रैशनल आएंगी, इर्रेशनल आएंगी, रियल आएंगी, अनरियल आएंगी। तो वो डिपेंड करता है इस d के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, d के ऊपर करता है, क्योंकि रूट d है, रूट d है। अगर नेगेटिव आ गया d तो नेगेटिव का रूट होता नहीं है भाई, ठीक है कि नहीं। रूट -1 की वैल्यू आयोटा होती है, तो इमेजिनरी रूट आ जाएंगे, ठीक है कि नहीं। तो रूट -1 को हम क्या बोलते हैं, रूट -1 को हम आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा। अब ये इमेजिनरी वैल्यू होती है, क्या होती है, ये इमेजिनरी वैल्यू है एक, ठीक है। तो इसलिए माइनस में नहीं आना चाहिए डी, क्योंकि अगर डी माइनस में आ गया तो फिर एक्स की वैल्यू इमेजिनरी बन जाएगी, रियल नहीं बनेगी। तो अब ये सारा का सारा डिपेंड करता है डी पर। अगर ये आपने जान लिया कि भाई डी कैसा है तो वैल्यू कैसी आएगी, तो समझ लो इस टाइप का क्वेश्चन आपका फटाफट हो जाएगा, फिर कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। पहला क्वेश्चन इसी के बेस पे है। तो मैं एक बार ये आपने अगर समझ लिया है, उतार लिया है, ठीक है कि नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो फिर मैं आगे चलता हूं भाई, ठीक है कि नहीं। मैं अगला पेज ले लेता हूं। तो भाई ये याद रखना है आपने, अगर डी आपका ग्रेटर देन 0 है, डी आपका 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़े का मतलब क्या है, डी पॉजिटिव है, इसको ब्रैकेट में लिख दूं, डी इज पॉजिटिव। तो डी अगर पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो पॉजिटिव ही होगा। तो फिर क्या होगा, देन रूट्स। अब रूट्स का मतलब क्या है, रूट्स का मतलब है वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल है ना भाई उसकी वैल्यू, ठीक है कि नहीं। वेरिएबल की वैल्यूज को हम रूट्स बोलेंगे यहां पर, ठीक है कि नहीं। यानी वेरिएबल अगर आपका x है तो x की वैल्यू, जो x की वैल्यू है वही रूट्स है। तो भाई रूट्स विल बी डिस्टिंक्ट एंड रियल, ये याद रखना है भाई, ये पहली बात है। अगर d आपका पॉजिटिव आता है तो भाई x की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, x की वैल्यू रियल आएगी, और क्या कहते हैं, अलग अलग आएंगी भाई, डिस्टिंक्ट आएंगी भाई, ठीक है। अब रियल में भी दो चीज होते हैं, रियल नंबर्स किसको बोलते हैं, ऑल रैशनल एंड ऑल इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। रियल नंबर किन को बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं ऑल रैशनल्स एंड ऑल इरेशनल्स। रियल नंबर का मतलब है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं किसको बोलेंगे, सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय का मिश्रण होता है भाई, मिक्सचर होता है आपका रियल नंबर्स। तो इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं। अब रियल तो जान लिया मैंने, अगर डी आपका पॉजिटिव आ गया तो मैंने ये जान लिया रियल वैल्यू आएगी। लेकिन रियल में भी तो दो हैं, रैशनल आएंगी कि इरेशनल आएंगी, तो उस पर भी डिपेंड करता है। अब इसके भी दो पार्ट हो गए, इस पहले रूल के भी दो पार्ट हो गए। अगर डी आपका, इफ डी इज परफेक्ट स्क्वायर, डी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, देन रूट्स विल बी रैशनल। तो आपके रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे। परफेक्ट स्क्वायर जैसे 25 5 का स्क्वायर बनता है, 36 6 का स्क्वायर बनता है, ठीक है नहीं, 81 9 का स्क्वायर बनता है, 144 12 का स्क्वायर बनता है। जो किसी का स्क्वायर बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस केस में आपके रूट रैशनल होंगे। क्लियर, रैशनल रियल होते हैं, रैशनल होंगे रियल भी होंगे, क्योंकि ऑल रैशनल आर रियल नंबर्स, ठीक है कि नहीं, ऑल इरेशनल आर रियल नंबर्स। अब अगर डी आपका आ जाता है, डी इज नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, डी की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नहीं आती है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आती है। जैसे डी की वैल्यू 20 आ गई तो 20 कोई परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी ना है। डी की वैल्यू क्या कहते हैं 12 आ गई तो 12 कोई परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी ना है। तो उस केस में x की वैल्यू इरेशनल आएंगी भाई, ठीक है कि नहीं। तो देन रूट्स विल बी
देन रूट्स विल बी इर्रेशनल। ये बातें आपको याद रखनी है भाई, इसके बेस पे स्पेशल क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगर आ जाए इस बेस पे तो भाई यूं मान लो 10 सेकंड का सवाल है, बस आपको डी निकालना है, पता चल जाएगा। तो दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल ये है कि अगर आपका डी जीरो आ जाए, क्या आ जाए? डी जीरो आ जाए, तो देन रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। तो इस केस में आपके रियल होंगे और इक्वल होंगे भाई। और तीसरा रूल ये है कि इफ डी इज लेस देन जीरो, मतलब डी आपका नेगेटिव हो, लेस देन जीरो का मतलब जीरो से छोटा, तो जीरो से छोटा नेगेटिव होगा, तो उस केस में आपके जो रूट्स हैं, तो रूट्स विल बी अनरियल, या आप यूं कह सकते हो इमेजिनरी। ठीक है कि नहीं? इमेजिनरी कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स कह सकते हो भाई, कॉम्प्लेक्स कह सकते हो, या भाई अनरियल कह सकते हो। कब? जब आपका डी नेगेटिव हो भाई। तो ये तीन बात है। जब डी पॉजिटिव है तो दो बात है, परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है तो इरेशनल। डी जीरो है तो रूट्स रियल और इक्वल, यहां पर अलग अलग थी, डिस्टिंक्ट थी, यहां पर इक्वल है। फिर डी लेस देन जीरो है तो रूट्स आपके क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे, और डिस्टिंक्ट तो होंगे ही होंगे भाई। ठीक है कि नहीं? अलग अलग तो होंगे ही होंगे। तो इमेजिनरी विल बी डिस्टिंक्ट एंड इमेजिनरी कह सकते हो आप। ठीक है नहीं? डिस्टिंक्ट एंड इमेजिनरी। तो अब यहां पर आप क्वेश्चन पे देखोगे भाई, जो अपना क्वेश्चन है, इसको पेज को हटा लेता हूं भाई। तो अब उसने बोला आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन है। तो इक्वेशन थी आपकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आपको डी निकालना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b क्या होता है? b होता है जो x के साथ गुणा होता है। तो x के साथ यहां गुणा क्या है भाई? -6 है, तो यहां b की वैल्यू -6 है भाई। फिर a क्या होता है? a वो होता है जो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो यहां x स्क्वायर के साथ 1 है, तो a की वैल्यू 1 है भाई। फिर c क्या होता है? c होता है बगैर x वाली टर्म, तो बगैर x वाली यहां पर 9 है, तो भाई c की वैल्यू 9 है। क्लियर? अब यहां पुट कर दोगे तो b की जगह -6, -4, a की जगह 1 और c की जगह 9, तो ये हो जाएगा 36 माइनस में 36, 0 आ गया भाई। अगर d 0 आ गया तो रूट्स रियल और इक्वल हैं भाई, तो आपका सेकंड आंसर आ गया भाई। ये इक्वल की स्पेलिंग गलत है भाई, इक्वल की स्पेलिंग गलत है, EQUAL आएगा। ये टाइपिंग में गड़बड़ हो जाती है, खैर उससे कोई लेना देना नहीं। तो बात क्लियर समझ में आ गई होगी भाई। तो ये मैंने आपको जो 3 रूल लिखवाए हैं वो आपको याद करने हैं, फिर आप फटाक दे ही बता दोगे कि भाई रूट्स आपके रियल हैं, अनरियल हैं, इक्वल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, कैसे हैं भाई। क्लियर? तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, सेकंड पे। तो क्या कह रहा है भाई सेकंड क्वेश्चन? द क्वाड्रेटिक हुज रूट्स आर 1 एंड -3 इज। ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढूंढनी है जिसके रूट्स 1 और -3 हो। रूट्स का मतलब है x की वैल्यू, तो जिसमें x की वैल्यू 1 हो, ठीक है कि नहीं, और y की वैल्यू -3 हो। तो x आपका 1, सॉरी y तो गलत बोल गया मैं, वेरिएबल तो एक ही है ना x, तो x की वैल्यू एक तो 1 हो और एक आपका क्या हो? -3 हो भाई। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 और -3 निकल के आनी चाहिए। कौन सी इक्वेशन से आएंगी ये मुझे जानना है। तो यहां पर देखो भाई, अलग अलग सोल्व करने की जरूरत नहीं है, यहां पर आप ऑप्शन से चले जाओगे, बेटर रहेगा। तो आप क्या करोगे? x की वैल्यू 1 पुट कर दो, जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आंसर आ जाएगा, वही इक्वेशन है भाई। तो मैंने x की वैल्यू 1 रखी यहां पर पहले ऑप्शन में, तो मैंने पहले ऑप्शन में रखी 1 - 2 + 3। तो क्या ये 0 के इक्वल आई भाई? नहीं आई, तो कट गई। अब जब 1 रखने से नहीं आई तो -3 रखने से चाह भी जाए, दोनों में आनी चाहिए। तो मैं तीसरे ऑप्शन उठा लूंगा भाई। तो जब मैंने x की जगह यहां 1 रखा और -2x की जगह 1 रखा और -3, तो क्या 0 आई भाई? नहीं आई, तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो फिर मैं क्या कहते हैं, दूसरे उस पर चला जाता हूं भाई, ऑप्शन पे। तो जब मैं यहां x1 रखता हूं, ठीक है, 1 + 2 - 3, बिल्कुल 0 आ गया भाई, 0 आ गया।
अब 1 रखने से 0 आ गया, क्या पता -3 0 रखने से 0 ना आए, तो मैं दोनों रखूंगा। तो एक बार मैंने x1 लिया, अब मैं एक बार x की वैल्यू -3 भी रख के देखूंगा। तो जब -3 रखूंगा +9 और -6 -3 बिल्कुल आ गया 0। तो भाई दोनों वैल्यू रखने से LHS RHS बराबर आ गई। तो इसका मतलब इस इक्वेशन से x की वैल्यू मेरी 1 - 3 निकल के आएंगे भाई। यही पूछा था कि ऐसी इक्वेशन बताओ जिससे x की वैल्यू 1 और -3 निकल के आए। तो इक्वेशन को सोल्व नहीं करूंगा, ऑप्शन में पुट कर करके देख लूंगा, जिससे भी LHS RHS बराबर आएंगी वही आंसर है भाई। बात क्लियर। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका भी जान लो भाई। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि भाई x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 1 है, ठीक है कि नहीं? तो फैक्टर क्या हो गया उस इक्वेशन का? उस इक्वेशन का फैक्टर हो गया x, ये 1 इधर लिया हो, -1 = 0। और दूसरी आपकी x की वैल्यू कितनी है? -3 है, तो ये -3 इधर आ जाएगा, x + 3 = 0। फिर क्या करो, इन दोनों की गुणा कर दो भाई, x - 1 इंटू में x + 3 = 0। तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी, गुणा करनी आपको आती है, पहले x से गुणा कर देता हूं, x² + 3x, फिर -1 से इस पूरी ब्रैकेट को कर देता हूं, -x - 3 = 0। तो ये बन गई x² प्लस में 2x - 3 = 0। क्लियर भाई? तो मेरा आंसर सेकंड आ गया। दो तरीके बता दिए, एक तो ऑप्शन से बता दिए, एक बगैर ऑप्शन से बता दिया भाई। आपकी मर्जी कौन सा बढ़िया लगा, ठीक है। एक तीसरा तरीका भी जान लो भाई, ठीक है कि नहीं? ये दूसरा तरीका था, ये ऑप्शन से था। एक तीसरा तरीका और है इक्वेशन निकालने का। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा भाई। तो फार्मूला आप याद रख लोगे इक्वेशन का, ठीक है। इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ x² - sx + pg = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है भाई, x² - sx + pg = 0। अब s का मतलब क्या है? s का मतलब है सम ऑफ रूट्स, s का मतलब है सम ऑफ रूट्स, और भाई p का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स का मतलब मैंने बता ही दिया, x की वैल्यू, ठीक है। जो x की वैल्यू है वही आपके रूट कहलाते हैं। तो भाई यहां पर x की वैल्यू है 1 - 3, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? सम ऑफ रूट्स, इनको जोड़ दोगे, सम का मतलब जोड़ना, किसको जोड़ना? x की वैल्यू को जोड़ना, मतलब सम ऑफ रूट्स। तो 1 और -3 को जोड़ूंगा तो -2 आ जाएगी s की वैल्यू। तो p की वैल्यू इन रूट्स की गुणा कर दो, 1 और -3 की गुणा करूंगा, -3 आ जाएगी। अब यहां पर पुट कर दो भाई, यहां पर आप पुट कर दोगे, तो जब मैं x² - s की वैल्यू पुट कर दूंगा -2, और भाई p की वैल्यू पुट कर दूंगा -3, p की वैल्यू -3, तो भी मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ x था, ठीक है ना, s के साथ x है, तो ये हो जाएगा +2x - 3 = 0। तो लो भाई आपका सेकंड आंसर आ गया। तीन तरीके से बता दिया, ऑप्शन से बता दिया, या फिर आप फैक्टर बनाओ फिर उनकी गुणा कर दो, या फिर ये फार्मूला याद रख लो, x² - sx + p = 0, फिर सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लो, तो भी आपकी इक्वेशन आ जाएगी। बात क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा या और भी कुछ बनाएगा तो मैंने पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया भाई, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया इसका इक्वेशन का। तो आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई रूट्स का सम क्या होगा भाई? तो अभी मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, x² - sx + p = 0, ठीक है कि नहीं? तो जो x के साथ है वो -s है, x के साथ क्या है? -s है। तो यहां x के साथ क्या है? 6 है। तो s की वैल्यू कितनी आ गई भाई? -s होता है ये, तो ये -s की वैल्यू 6 आ गई। तो s की वैल्यू कितनी आ गई? -6 आ गई। तो सम ऑफ रूट -6 है भाई, सम ऑफ रूट कितना है? -6 है। क्लियर? तो ये मैंने जो फॉर्मेट लिखवा दिया, यहां से आप सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हो भाई। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अगर पूछता तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 8 हो जाता,
समझ में आई बात? कई बच्चे क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे और रूट्स निकाल लेंगे और फिर उनको जोड़ेंगे, यानी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे और उनको जोड़ेंगे। नहीं भाई, डायरेक्ट फाड़ना है। एक और भी फाड़ना है सम ऑफ रूट निकालने का। एक तो ये तरीका हो गया, कंपेयर कर लिया हमने बोथ साइड। कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन से निकाल सकते हो, या फिर सीधा डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हो सम ऑफ रूट का, वो भी लिखवा देता हूं। मान लिया इक्वेशन है आपकी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो भाई सम ऑफ रूट निकालने का फार्मूला क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये फार्मूला है आपका। अब कोफिशिएंट ऑफ x मतलब जो x के साथ मल्टीप्लाई है, यहां b है तो मैं कह दूंगा माइनस b, माइनस तो है ही, और x का कोफिशिएंट b, और नीचे x का कोफिशिएंट x के साथ गुणा क्या है, a है, तो x का कोफिशिएंट a है भाई। कोफिशिएंट को हिंदी में गुणांक बोलते हैं, तो जो x का गुणांक है, ठीक है कि नहीं, गुणांक, इसको हिंदी में गुणांक बोलते हैं भाई। गुणांक क्या मतलब, जो गुणा है भाई x के साथ, वो x² का गुणांक, जो x के साथ गुणा है वो x का गुणांक। क्लियर? तो ये सम ऑफ रूट निकालने का फार्मूला हो गया। इसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ निकालने का फार्मूला क्या हो गया भाई, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये आपका फार्मूला बन गया भाई। तो यहां से निकाल सकते हो आप। तो यहां पर अगर मुझे सम ऑफ रूट निकालना है, एक तो तरीका ये हो ही गया, अगर फार्मूले से करोगे तो भी हो जाएगा। फार्मूले से कैसे करोगे अब देखोगे आप, तो माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x 6 है, और बाय में कोफिशिएंट ऑफ x² यहां 1 है, तो भाई s आ गया आपका -6। तो ऐसे भी कर सकते हो भाई, और इससे कंपेयर करके भी कर सकते हो। तो यहां पर भी सम ऑफ रूट दो तरीके से बता दिए भाई। क्लियर? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। और भाई तीसरा तरीका कहो तो भाई मैं सोल्व करके भी बता देता हूं, सोल्व करके भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो तो सोल्व करके भी बता देता हूं, ठीक है। सॉल्यूशन भी तो आना चाहिए ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करेंगे। तो सोल्व करने का तरीका क्या होता है भाई, जो x² का कोफिशिएंट होता है। अब सोल्व करने के भी दो तरीके हैं, सोल्व करने के भी दो तरीके हैं। एक तो ये बड़ा तरीका है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, यहां से भी सोल्व कर सकते हो आप। तो यहां पर रख दोगे आप, d की वैल्यू क्या होती है, d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। तो b कितना है आपका, यहां पर b होता है जो x के साथ मल्टीप्लाई है, तो b के साथ b आपका 6 हो गया, फिर -4 a आपका कितना हो गया, 1 हो गया, और c आपका 8 हो गया। तो ये हो जाएगा 36 माइनस में 8 चौक 32, तो यानी 4 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस b की वैल्यू 6 है, प्लस माइनस d आपका 4 है, और बटे में 2, a की वैल्यू 1 है। तो ये हो जाएगा -6 प्लस -2, 4 का रूट 2 हो जाएगा बटे 2। एक बार प्लस लोगे, एक बार प्लस लोगे आप, ठीक है कि नहीं, एक बार आप माइनस लोगे तो दो वैल्यू आ जाएंगी x की। तो -6 प्लस 2 -4 बटे 2 -2 हो जाएगी, -8 बटे 2 -4 हो जाएगी। तो x की वैल्यू -2 -4 हो गई। उसने बोला था सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट -2 -4, ठीक है कि नहीं, -2 और -4 को जब मैं जोड़ूंगा प्लस -4, तो ये माइनस प्लस माइनस ही तो हो जाएगा, तो -6 आ गया। तो सम ऑफ रूट -6 आ गया भाई, ठीक है कि नहीं। तो तीसरा तरीका बता दिया भाई, ठीक है कि नहीं, कि x की वैल्यू निकाल लो और फिर उनको जोड़ लो, और इनकी गुणा पूछे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो इनकी गुणा कर दो, -2 गुणा -4 प्लस 8, वो वैसे भी निकाल सकते हो आप देखते ही, ठीक है कि नहीं। तो मैंने बता ही दिया था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका क्या है, 8 है। अब ये सोल्व करनी बता दी ना, इक्वेशन भी तो सोल्व करनी आनी चाहिए। अब इक्वेशन सोल्व करने का एक फार्मूला, एक तो तरीका ये है कि मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाऊं भाई, ये बड़ा फार्मूला लगा दूं, और बगैर फार्मूले के भी निकल सकती है भाई, x की वैल्यू बगैर फार्मूले की भी निकल सकती है। वो कैसे निकलेंगी वो भी जान लो भाई, ठीक है, उसको भी बता देता हूं। चौथा तरीका, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगी नहीं ना, पूरा खाना पूर्ति नहीं करवा रहा भाई, बढ़िया ढंग से करा रहा हूं, ठीक है। ये तो पेड कोर्स में भी नहीं कराते इतना, तो ठीक है, मैं जितना आपको फ्री में करवा रहा हूं। तो देखोगे 1x² प्लस में 6x प्लस 8 बराबर 0 है, ठीक है। अब ये तरीका हर बार नहीं लगेगा, जो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है वो हमेशा लगेगा, वो हमेशा कारगर है।
ये हर बार नहीं कारगर है, ठीक है कि नहीं? क्यों? क्योंकि कई बार क्या है, कई बार सम और प्रोडक्ट बन नहीं पाएंगे, हमारे मन मन में हम सोच नहीं पाएंगे, तो उस केस में फेल हो जाएगा। तो फिर आपको वही लगाना है, वो सदाबहार है, ये कभी कभी लगेगा, ठीक है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं 99% इसके बेस पे हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको ये सिखा रहा हूं भाई। 99% हो जाते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो करना क्या होता है, आपको जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उसकी और कांस्टेंट टर्म की गुणा करनी होती है, गुणा करनी होती है। 1 और 8 की गुणा कर दूंगा 8, और जो एक्स के साथ गुणा होता है वो होता है सम, यानी कि 6, ठीक है। ये आपको यहां से निकाल लेना है, पहले और आखिरी की गुणा कर लेनी है और ये बीच वाली टर्म जोड़। तो अब क्या करना है, अब आपको ऐसी दो वैल्यू सोचनी है, ऐसी दो वैल्यू सोचनी है, x1 और x2 मान लिया दो वैल्यू हैं जिनकी गुणा तो 8 बने और उनको मैं जोड़ूं तो 6 बने भाई। तो ऐसी दो वैल्यू सोचोगे मन मन में कि भाई गुणा तो बन जाए 8 और जोड़ू तो बन जाए 6, ठीक है। तो सोच लो भाई क्या क्या बनेगी। तो 4 और 2 बन गई भाई, कितनी बन गई, 4 और 2 बन गई। ये हमने क्या कर ली, ये हमने एज्यूम कर ली भाई, क्या कर ली, एज्यूम कर ली भाई। तो ये मन में ही सोचनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। कई बच्चे इसमें टाइम ले सकते हैं सोचने में, तो इसलिए वो पहले वाला मेथड ज्यादा बेटर है, ठीक है। और अगर नहीं टाइम लोगे तो फिर ये भी बेटर है। तो भाई 4 2 सोच ली मैंने, अभी ये वैल्यू नहीं आई है एक्स की, ठीक है। अभी तो ये सोची है मैं कि 4 और 2 का जोड़ 8 है और 4 और 2 का जोड़ 6 है भाई। सोचने के बाद फिर कैसे आएंगी एक्स की वैल्यू, तो जो आप ये सोचोगे ना उनके साइन चेंज कर दो। क्या कर दो, उनके साइन चेंज कर दो। प्लस है तो माइनस बना दो और माइनस हो तो प्लस बना दो। तो यहां तो दोनों ही प्लस की हैं तो दोनों माइनस की बन जाएंगी। फिर उसके बाद क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा ना उससे डिवाइड कर दो, उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो यहां तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, लेकिन हर बार 1 होगा नहीं, तो 1 से डिवाइड कर दोगे तो यानी वैल्यू आ गई -4 -2। ये दूसरा तरीका है निकालने का, ठीक है। अब ये थोड़ा कम समझ में आया होगा, कोई नहीं, जब आगे क्वेश्चन और आएगा तो अच्छी तरीके से बता दूंगा, ठीक है। तो अभी इसको आप देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई, और बाकी सॉल्यूशन की पीडीएफ तो आपको मिल ही रही है, तो कोई वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अल्फा बीटा आर द रूट्स 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बिल्कुल, अभी हमने चैप्टर किया था भाई पिछला एल्जेब्रिक फॉर्मूले का, तो यहां पर एल्जेब्रिक फॉर्मूले का भी सूत्र लगना है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू तभी आएगी जब यहां पर आप इसका सूत्र लगाओगे। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो ये बड़ा फार्मूला लगना है भाई। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, अल्फा बीटा रूट हैं, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया सम ऑफ रूट, तो ये सम बन गया भाई, ठीक है, सम बन गया। और अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट से पी बन गया, और अल्फा प्लस बीटा मतलब फिर सम बन गया। तो मतलब मुझे सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट जानना पड़ेगा। सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट जान लिया तो ये क्वेश्चन भाई बिल्कुल 10-15 सेकंड का है, फिर कुछ नहीं है इसमें। तो सम ऑफ रूट मैंने आपको निकालना सिखा दिया भाई। तो सम ऑफ रूट कैसे निकलेगा, माइनस से कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स -1 है, माइनस तो सूत्र में है और एक यहां आपका पहले से ही -1 है, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स के आपका 2 है, तो सम ऑफ रूट 1/2 हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है कांस्टेंट टर्म बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म आपकी 1 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका 2 है। तो सम ऑफ रूट भी 1/2 हो गया और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 1/2 हो गया, दोनों बराबर हो गए हैं। तो यहां पुट कर दूंगा भाई, तो 1/2 का क्यूब -3 प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/2 और सम ऑफ रूट आपका ये भी आपका 1/2। तो 1/2 का क्यूब 1/8 हो गया, -3/4 हो गया। एलसीएम ले लूंगा भाई 8, तो 1 -4 दूनी 8 2 3 6, तो -5/8 वैल्यू आ गई भाई। तो पहला आंसर आ गया भाई। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालनी थी, उसके लिए हमें सूत्र चाहिए। किसका चाहिए, ये अलजेब्रा का फार्मूला है, ये चाहिएगा। फिर उसके बाद सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला चाहिए, फिर यहां पुट करना है। बाकी आसान क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। तो 5वें क्वेश्चन पे आएंगे भाई। रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आर अल्फा एंड बीटा। तो वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा -1, अल्फा बीटा -1
प्लस में बीटा इंटू अल्फा माइनस वन। बीटा की पावर माइनस वन को मैं अपोन में बीटा लिख सकता हूं और अल्फा माइनस वन को बीटा अपोन अल्फा लिख सकता हूं भाई। क्लियर? तो एलसीएम लूंगा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपोन में अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का यहां पर अलजेब्रा का फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, ये फार्मूला लगाओगे आप। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, बस सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू पुट करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स कैसे निकलेगा? माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपोन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2, और भाई अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि सी अपॉन ए यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी 7/2। ये वैल्यू यहां पुट कर दोगे, बाकी कैलकुलेशन है। तो -3/2 का स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा 7/2 और अपोन में 7/2। क्लियर भाई? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब ये आपका काटते हैं इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ये 2 से 2 कटना है, चन्ना भी काटो, काटना चाहो काट लो, आपकी मर्जी है। तो ये हो जाएगा 9/4 और -7 और बटे में 7/2। एलसीएम लूंगा 4 सत्ते 28, तो 9 में से जब मैं 28 घटाऊंगा तो भाई ये हो जाएगा -19/4 और बटे में है 7/2। ठीक है भाई, 2 से ये आपका 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -19 बटे में, और भाई 7 दूनी 14, तो -19/14 आ जाएगा, यानी कि आपका फोर्थ आंसर आ जाएगा भाई। बात क्लियर हो गई होगी, कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बस ये अलजेब्रा का फार्मूला है। तो अभी हमने 2 फार्मूले मेन पढ़े भाई, एक तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, एक आपका अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का भाई, ठीक है कि नहीं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, और भाई -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। क्लियर? एक आपका अल्फा माइनस बीटा का भी जान लो भाई, ये भी यूज होता है कई बार। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का रूट और -4 अल्फा बीटा। मोस्टली आपके ये 3 सूत्र ज्यादा यूज होते हैं भाई, इन तीनों को अपना रट लेना भाई, फिर इस टाइप के क्वेश्चन आपके नहीं अटकेंगे भाई। तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। आगे चलते हैं भाई। तो छठा क्वेश्चन देखेंगे भाई। इक्वेशन दे रखी है आपको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो भाई अल्फा प्लस बीटा यहां से निकल जाएगा, -b/a, और भाई अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a। क्लियर? इतना हम जान चुके हैं भाई, ठीक है कि नहीं, यहां तक इतना हमने जान लिया है। अब उसने क्या बोला है? उसने बोला है अल्फा अपोन में बीटा स्क्वायर प्लस में बीटा अपोन में अल्फा स्क्वायर, ये निकालना है। इसका एलसीएम ले लूंगा, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपोन में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला भी जो मैंने लिखा था वही लगेगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, और अपोन में है भाई अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ये जो 3 सूत्र लिखवा दिए हैं, इन 3 पे ही आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, चौथे की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई आपकी। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दूंगा यहां पर रख दूंगा भाई -b/a का क्यूब, और भाई -3 अल्फा बीटा की वैल्यू c/a, और भाई इंटू अल्फा प्लस बीटा -b/a, और नीचे आपका अल्फा बीटा का स्क्वायर यानी -b/a का स्क्वायर। क्लियर भाई? तो यहां तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई। अब क्या कहते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे भाई, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा भाई -b का क्यूब और -3abc अपोन में a क्यूब हो जाएगा, और नीचे आपका b स्क्वायर अपोन में a स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -b क्यूब -3abc, माइनस माइनस बल्कि प्लस हो जाएगा, सॉरी, माइनस माइनस बीच में प्लस हो जाएगा, तो +3abc अपोन में ये a नीचे आ जाएगा, तो ab स्क्वायर। ठीक है भाई? तो
तो आप देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है। 3abc पहले लिख लो, माइनस बी क्यूब बाद में लिख लो। तो 3abc माइनस बी क्यूब अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है कि नहीं, ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर तो भाई है ही नहीं किसी ऑप्शन में, ए बी स्क्वायर तो है ही नहीं, ए बी स्क्वायर नहीं है भाई। तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। तो चौथा आंसर आ जाएगा भाई, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई। अगले अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कोई समस्या वाली बात नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाता है कई बार, कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है कि नहीं। तो बात समझ में आ गई होगी, बस ये सूत्र आपको याद होने चाहिए। और वही सूत्र जो मैंने अभी लिखा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, वो आपको लगाना है। तो 3 जो सूत्र बताए हैं उसी के बेस पे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके सारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 7th क्वेश्चन पे आएंगे भाई। फॉर हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर एक्स इट इज ट्रू। तो एक्स की पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू रखनी है जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए। तो भाई एक काम कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर, इस 6x को मैं इधर ले आता हूं, माइनस 6x लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर भाई? इस 6x को मैं इधर ले आया, यहां से मैं x कॉमन निकाल लूंगा, x माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। तो आपने पॉजिटिव इंटीजर यहां पर सोचना है x की वैल्यू क्या क्या रखूं कि भाई ये 0 बन जाए, ये बताना है आपने। या तो 0 बन जाए या 0 से कम रहे। तो ऐसी वैल्यू सोचनी है आपने, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। तो यहां x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, ठीक है, ये 3 है। तो 3, 4, 5, 6। तो ये वैल्यू अगर मैं यहां रखूंगा ना, तो जैसे ही मैं 0 रखूंगा तो इक्वल आ जाएगा 0 के। 1 रखूंगा तो माइनस का नेगेटिव आ जाएगा, नहीं 0 से छोटा हो जाएगा, ठीक है नहीं, 0 या 0 से कम होना चाहिए। तो 2 रखूंगा तो भी नेगेटिव आएगा, 3 रखूंगा तो भी, 4, 5, 6 रखूंगा तो 0 हो जाएगा। तो या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से लेस होगा। कब? जब मैं ये 7 वैल्यू रखूंगा। लेकिन उसने तो पॉजिटिव पूछी ना, 0 पॉजिटिव में नहीं आता भाई, 0 पॉजिटिव में नहीं आता। पॉजिटिव इंटीजर्स आपके यही हैं। तो यही आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स को हम जेड से लिखते हैं, पहले ही चैप्टर में बता दिया था। तो पॉजिटिव इंटीजर्स आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। 0 इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आता। ये नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव होता है भाई 0, ठीक है कि नहीं। तो ना तो ये नेगेटिव में होता ना पॉजिटिव में होता। तो भाई वैल्यू कितनी है पॉजिटिव इंटीजर? 6 वैल्यू हैं, जिससे मैं यहां रखूंगा तो क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन। क्लियर? तो आंसर आपका सी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? द इनइक्वालिटी 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 लेस देन इज इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाई विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x। तो भाई x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है कि नहीं। तो 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4 लेस देन 0 होनी चाहिए। तो अभी एक काम कर लो आप, अभी थोड़ी देर के लिए लेट कर लो, 0 के इक्वल लेट कर लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ी देर के लिए 0 के इक्वल लेट कर लो, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू सोल्व करो भाई। x की वैल्यू सोल्व करने के मैंने बताए 2 तरीके। तो आप फार्मूला लगा सकते हो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। एक दूसरा तरीका बताया था, तो वो दूसरा थोड़ा शायद कम समझ में आया था, तो उसी का मैंने कहा था एक क्वेश्चन और लेंगे तब समझ में आ जाएगा। अब दोबारा देख लो, आ गया क्वेश्चन। तो क्या करेंगे भाई? पहले और तीसरे की गुणा करनी है। तो प्रोडक्ट तो बननी चाहिए 2 और 4 की गुणा 8, 2 और 4 की गुणा 8, और ये बनना चाहिए जोड़। तो जोड़ बनना चाहिए 9। तो सोचो ऐसी 2 वैल्यू दिमाग में सोचनी पड़ेंगी, ऐसी 2 वैल्यू की गुणा तो 8 आए, जोड़ 9 आए। तो ऐसी वैल्यू सोचनी है कि बस जोड़ तो 9 आए और गुणा 8 आए, ठीक है कि नहीं। तो वो क्या बनेंगी आपने सोचनी है। तो भाई 8 और 1 ही बनेंगी, 8 एकम 8 और 8 और 1 9। क्लियर? 8 और 1 की गुणा करूंगा तो 8 आ जाएगा और जोड़ूंगा तो 9 आ जाएगा। तो 8 और 1 बन गए। अभी x की वैल्यू आई नहीं है, मैंने बताया था कैसे आएंगे x की वैल्यू। जो आपने सोची है इनके साइन चेंज कर दो। तो -1 और -8 साइन चेंज कर दिए। फिर जो x का कोफिशिएंट है उससे भाग कर दो, उससे भाग कर दो। तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2 और -4। अगर आप ये मन में सोच पाते हो तो फिर जो आपका फार्मूला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का, उससे ही आसान पड़ता है, उससे आसान पड़ता है। मन मन में जल्दी हो जाती हैं। तो x की वैल्यू -1/2 -1/4 हो गई। अब ये तो मैंने 0 के इक्वल वैसे लेट कर ली थी, रियल में तो लेस देन 0 है। रियल में क्या है? लेस देन 0 है। तो x की वैल्यू -1/2 और -1/4 हो गई। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, यानी कि x की वैल्यू
अब लेस देन जीरो कब होगी? लेस देन जीरो तभी होगी ना कि भाई जब क्या कहते हैं इससे आपकी बड़ी और इससे -4 छोटी होती है और -1/2 बड़ी होती है। तो जो छोटी है ना उसको लेफ्ट साइड पे रखा करो हमेशा, हमेशा छोटी को लेफ्ट साइड पे रखो और बड़ी को आप राइट साइड पे रखो। क्लियर? तो यानी x की वैल्यू -4 से बड़ी और -1/2 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? तो -4 से बड़ी और -1/2 से छोटी होगी तो आपका लेस देन जीरो हो जाएगा भाई, ठीक है कि नहीं? तो पहला आंसर आ गया, क्योंकि अगर -4 के इक्वल होगी तो फिर तो ये जीरो बन जाएगा और जीरो तो है नहीं, जीरो से लेस बोला है, तो इसका मतलब -4 से बड़ी लूं और -1/2 इनके बीच में मुझे वैल्यू लेनी पड़ेगी, तब जाके ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो कुछ नहीं करना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपने x की वैल्यू निकाल लेनी है। वो मैंने दो तरीके बता दिए, किसी भी तरीके से निकाल लो। तो जैसे ही -4 -1/2 आप देखोगे तो एक ही ऑप्शन में है, पहली बात -4 -1/2 और किसी ऑप्शन में है ही नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। तो अब 9th क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अब ये देखो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके ज्यादा आते हैं एग्जाम में, ठीक है? ये किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो क्या कह रहा है भाई, फ्री नोटबुक्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग चिल्ड्रन ऑफ ए क्लास। तो भाई एक क्लास के बच्चों में मुफ्त नोटबुक बराबर बांटी गई। क्या बांटी गई? बराबर नोटबुक बांटी गई, ठीक है? तो हर बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की कुल संख्या का 1/5 थी। तो अब क्लास में बच्चे कितने थे? बच्चे कितने भाई? मान लेता हूं बच्चे कितने, बच्चे मैंने मान लिए x। अब नोटबुक कितनी, नोटबुक कितनी, तो वो मान लेता हूं y। कुछ नहीं पता, बच्चे भी नहीं पता, नोटबुक भी नहीं पता, मैंने मान लिया बच्चे x है, नोटबुक y है। तो प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक, प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक कैसे निकलेगी भाई? एक बच्चे को नोटबुक कितनी मिली है ये मैं कैसे निकाल पाऊंगा भाई? मान लिया मेरे पास 20 नोटबुक है। कितनी है? 20 नोटबुक है। और बच्चे मान लिया मेरे पास 5 हैं। तो मैं कितनी नोटबुक दे पाऊंगा एक बच्चे को भाई? 20 नोटबुक हैं, 5 बच्चे हैं, तो 20/5 एक बच्चे को 4 नोटबुक दे पाऊंगा। क्लियर? तो यानी कि कुल नोटबुक को कुल बच्चों से भाग कर देंगे तो पता चल जाएगा एक बच्चे को कितनी नोटबुक मिलेंगी। तो यहां पर कुल नोटबुक y, हर बच्चे x हैं, तो एक बच्चे को कितनी नोटबुक मिलेंगी y? तो मैं y को x से भाग कर दूंगा। क्लियर? तो मुझे यह पता चल जाएगा कि एक बच्चे को कितनी नोटबुक मिली है। अब उसने क्या कहा है कि हर बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की कुल संख्या का 1/5 थी। तो हर बच्चे को मिली है y/x नोटबुक, y/x नोटबुक। और ये हर बच्चे, हर कुल संख्या का, ठीक है नहीं, बच्चों की कुल संख्या का 1/5 है भाई ये वाली चीज। तो बच्चों की संख्या आपकी x, तो x का 1/5 है भाई ये। तो ये हमने क्या किया, इक्वेशन बना ली भाई स्टेटमेंट पढ़ के। क्या बना ली? इक्वेशन बना ली। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगी आपकी 5y = x², 5y = x²। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। अब दो वेरिएबल हैं तो एक इक्वेशन और बनेगी। तो आगे पढ़ते हैं भाई। अगर बच्चों की संख्या आधी होती, अगर बच्चों की संख्या आधी होती तो हर बच्चे को 24 नोटबुक मिलती। तो अभी नोटबुक तो मेरे पास y है और बच्चों की संख्या हो जाए आधी यानी x/2, तो हर एक बच्चे को 24 मिलेंगी भाई। कितनी मिलेंगी? 24 मिलेंगी। ये आपकी दूसरी इक्वेशन होगी भाई। तो यहां से जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से कट जाएगा 12, ठीक है कि नहीं? तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12x। कितनी आ जाएगी? 12x। अब उसने ये बोला है कुल कितनी नोटबुक बांटी गई, कुल कितनी नोटबुक बांटी गई, मतलब y की वैल्यू निकालनी है मुझे भाई। किसकी वैल्यू निकालनी है? y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू कैसे निकालूं? अब इसको सोल्व करेंगे भाई। तो यहां पर क्या कहते हैं भाई, y की वैल्यू है x²/5, यहां पुट कर दूंगा मैं। y की वैल्यू क्या कर दूंगा? x²। अब देखो पहली बात तो है ना, देखो पता है क्या है, y = 12x आ गया। क्या आ गया? y = 12x। तो y निकालना है मुझे, तो 12 के पेड़े में आंसर होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? 12 के पेड़े में। अब 12 के पेड़े में आप ध्यान से देखोगे तो एक ही ऑप्शन है भाई, एक ही ऑप्शन है, यानी कि 720। तो 720 नोटबुक है। ये हमने क्या किया, ऑप्शन में थोड़ी सी ट्रिक लगा ली, रीजनिंग लगा ली भाई, ठीक है? और अगर आप सोल्व ही करना चाहते हो तो मैं सोल्व करके दिखा देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है? पेपर में इतना टाइम होता नहीं, तो थोड़ी सी रीजनिंग लगा लेनी चाहिए भाई। तो यहां पर अब ये रीजनिंग होती है, इसको बहुत से टीचर ट्रिक के नाम से परोसते हैं भाई।
ट्रिक के नाम से परोस देते हैं। देखो भाई ट्रिक ऑप्शन तो हो गया। अरे भाई यार रीजनिंग की बात है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। रीजनिंग को ट्रिक मत बोलो आप, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो अब यहां पर y की वैल्यू मैं एक बार निकाल के भी दिखा देता हूं, आपको सोल्व करनी आ जाएंगी। तो y की वैल्यू मैं यहां रख देता हूं एक्स स्क्वायर बटे 5 इज इक्वल टू 12x। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 60x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेकिन ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा आपका स्क्वायर से, तो एक तरह से लीनियर ही रह गई, यानी x इज इक्वल टू 60, ये कट गया आपका। तो x की वैल्यू 60 आ गई। अब x की वैल्यू 60 आ गई तो भाई यहां से आप y की वैल्यू निकाल लोगे, तो 5y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि 60 गुणा 60। तो 5 से काट दूंगा 12 पर, तो y की वैल्यू आ गई 720। क्लियर। तो ये सोल्व करने की जरूरत थी नहीं, 12 के पेड़ में एक ही ऑप्शन था। बाकी मैंने आपको इक्वेशन बनाकर भी दिखा दी और सोल्व भी करके दिखा दी। तो बात क्लियर होगी। क्वेश्चन बढ़िया है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, कोई बता तो दे, बल्कि बहुत से जो बुक्स हैं उनमें ये क्वेश्चन दे रखे हैं DSSB के, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं बता रहे इसे, वो कह रहे हैं कि भाई अलग है, ठीक है। कोई सिंप्लीफिकेशन में डाल रहा है, कोई किसी में डाल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। पर बाकी जो भी है, किसी का भी हो, तो क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा आपके। तो आगे चलते हैं। तो 10th क्वेश्चन पे आएंगे भाई। क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 5, प्रोडक्ट इज 6। वो कह रहा है दो नंबर का जोड़, दो नंबर एक्स वाई मान लिए, इनका जोड़ तो है 5 और इनकी गुणा जो है ना वो है 6। तो स्क्वायर का सम बताओ। क्या बताओ, स्क्वायर का सम बताओ। तो भाई यहां पर हम क्या करेंगे, अलजेब्रा का फार्मूला लगा लेंगे। तो भाई अभी मैंने आपको फार्मूला लिखवाई दिया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। क्या लिखवाया, एक्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और माइनस 2 अल्फा बीटा यानी कि 2xy, ठीक है कि नहीं। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 दे रखी है और भाई एक्स वाई की वैल्यू 6 दे रखी है। तो जो मैंने अभी ये 3 सूत्र लिखवाए उसी में से एक सूत्र लग गया, देखो आपका। तो 25 माइनस में 12, तो यानी स्क्वायर का सम 13 आ गया भाई। कितना आ गया, स्क्वायर का सम 13 आ गया भाई। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस सूत्र डायरेक्ट याद होना चाहिए भाई। और नहीं तो सोल्व करोगे तो भाई लंबा पड़ जाएगा। डायरेक्ट सूत्र याद है तो कुछ 2-4 सेकंड बचेंगी आपकी। तो आगे चलते हैं। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 11.5 एंड प्रोडक्ट इज 27.54, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है भाई, दो नंबर हैं x और y, इनका जोड़ दे रखा है 11.5 और भाई इनकी गुणा जो है ना वो दे रखी है 27.54। क्लियर भाई, 27.54। तो दो नंबर है, एक स्मॉलर है एक लार्जर है। स्मॉलर पूछा है भाई, क्या पूछा है, स्मॉलर पूछा है। यहां फिर मिस प्रिंटिंग हो गई, ये नंबर है की स्पेलिंग गलत हो गई, NUMBER, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग से क्या लेना देना है। तो गुणा है भाई 27.54, छोटा नंबर बताना है। तो मैं क्या करूंगा भाई, ऑप्शन उठा लूंगा यहां से। यहां भी थोड़ी हम रीजनिंग लगाएंगे भाई, ठीक है। इसको ट्रिक नहीं, रीजनिंग बोलते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, जब छोटी बड़ी की संख्या ये है तो छोटी संख्या इसमें छिपी हुई है, यानी कि छोटी संख्या इसको भाग करेगी। तो देख लो ना कौन सा ऑप्शन भाग कर रहा है इसको, कौन सा ऑप्शन भाग कर रहा है। अब इकाई कांक 5 तो है नहीं, तो 45 तो करेगी नहीं। इकाई कांक 5 नहीं है तो 45 तो कर नहीं सकती है, तो कॉमन सी बात है, ठीक है कि नहीं। तो अब बच गया 34, 43 और 54। अब 54 तो उसी को करेगी ना जो जिसको 9 करेगी। तो क्या इसको 9 कर रही है, बिल्कुल कर रही है, 9 तो कर रही है, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, 27 भी करेगी, बिल्कुल 27 भी कर रही है। 27 एकम 27, देखो 27 से भाग करूंगा मैं तो 27 एकम 27 और 27 दूनी 54, बिल्कुल कर रही है भाई, ठीक है कि नहीं। तो यानी कि आंसर आपका चौथा ही हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अभी चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहां से मैं 2 बाहर निकाल लेता हूं, तो ये हो जाएगा आपका 54 और गुणा में जब मैं यहां से 2 निकाल लूंगा तो ये हो जाएगा आपका 51, 5.015, एक मिनट 2 बाहर निकाल लूंगा तो 0.51 हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा 0.51, तो ये हो गया आपका 0.51। क्लियर। तो अब यहां उसने 5.4 ले रखा है, तो मैं इसको यूं कह सकता हूं 5.4 इंटू में 5.1, क्या लिख सकता हूं 5.4 इंटू 5.1 लिख सकता हूं भाई। तो क्या इनका, अब देखो इनकी गुणा तो आ गई, इनकी गुणा तो आ गई, लेकिन मुझे एक चीज और भी चेक करनी पड़ेगी भाई। गुणा तो आ गई है मगर
क्या जोड़ भी आ रहा है? तो संख्या 54 भाग तो कर गया इसको, लेकिन जब 54 भाग कर गया तो कितने पे कर गया? वो जो 5.4 है भाग तो कर गया, कितने पे कर गया? 5.1 पे कर गया। तो अब क्या इनका जोड़ बन रहा है 11.5? इनका जोड़ तो भाई 10.5 बन रहा है। इनका जोड़ कितना बन रहा है भाई? 10.5 बन रहा है सम। तो इसलिए भाई 5.4 भी नहीं हो सकती। क्लियर? तो 5.4 भी नहीं होगी। अब 43, अब तो मैंने इसके फैक्टरी बना लिए हैं, तो 43 तो इसका फैक्टर है ही नहीं, तो क्लियर है भाई सी भी कट गया। तो बच गया कौन सा? आपका पहला बच गया भाई 3.4 अपने आप ही। ठीक है कि नहीं? तो हमने थोड़ी सी रीजनिंग लगाई। 45 हो नहीं सकता। 54 जब मैंने इसमें से निकाला तो 51 और 54 का जोड़ 10.5 आ रहा है, 11.5 आया नहीं। 43 इसमें है नहीं, तो बचा कौन सा? एक ही बचा 3.4। अब 3.4 निकाल के दिखा देता हूं भाई कैसे आएगा। अब 51 को, 54 को क्या लिख सकता हूं भाई? 54 को मैं लिख सकता हूं 2.7 इंटू 2। ठीक है, और 5.1 को क्या लिख सकता हूं भाई? 5.1 को लिख सकता हूं 1.7 इंटू 3। क्यों भाई? तो अब 17 दूनी 34 और 27 दिया 81, तो 8.1 और 3.4 बनेंगे भाई। अब इनको जोड़ के देख सकते हो भाई, 11.5 आ गया जोड़। अब इनका जोड़ कितना आ गया? 11.5 आ गया। तो भाई इसमें रीजनिंग ही लगानी थी। ऑप्शन से आप फैक्टर बनाओगे और जोड़ भी चेक करके देखोगे। ठीक है कि नहीं? जोड़ भी चेक करके देखोगे तो आंसर आपका पहला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो भाई 12वें क्वेश्चन पे आएंगे। द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 14.6 एंड देयर प्रोडक्ट। वही क्वेश्चन आ गया। पिछले में छोटा पूछा था, इसमें बड़ा पूछ लिया। अब इसको क्या कर रहे कई टीचर, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बता ही नहीं रहे, इसको नंबर सिस्टम में डाल रहे, क्योंकि नंबर निकालने तो सोचते नंबर सिस्टम का ही है भाई, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है इसलिए क्वाड्रेटिक का। हालांकि हम सोल्व नहीं करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम ऑप्शन की मदद लेंगे, वो अलग बात है, हम रीजनिंग लगा रहे हैं। लेकिन बन तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही है, तो है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन। तो दो नंबर हैं, एक x है एक y है, इनका या लार्जर स्मॉलर कह लो, आप क्या कह लो? लार्जर स्मॉलर। ठीक है भाई। तो लार्जर स्मॉलर का जोड़ दे रखा है आपको 14.6 और इस लार्जर स्मॉलर की गुणा जो है वो दे रखी है 44.88। तो ये बात पक्की है कि ये 11 से भाग हो रहा है भाई, साफ दिखाई दे रहा है। तो 11 चौक 44, ठीक है कि नहीं? और 11 अट्ठे 88, ठीक है भाई। और ये बात भी पक्की है ये 8 से भी हो रहा है भाई। तो 8 पंजे 40, 8 एकम 8, ठीक है भाई। तो ये फैक्टर बन गए भाई। फैक्टर बनाने से क्या फायदा हो जाएगा? फटाफट ऑप्शन आपके निकलाएंगे। तो जैसे कि 84 ऑप्शन कट गया। क्यों कट गया 84 ऑप्शन? क्योंकि 84 होता है 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 होता है, तो 7 तो है ही नहीं ना यहाँ पर, तो इसलिए सी ऑप्शन कट गया। ठीक है कि नहीं? फिर उसके बाद ये हो गया 122। अब 122 क्या होता है? 122 होता है 2 गुणा में 61, तो 61 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये भी कट गया। अब क्या है कि दो बच गए आपके। एक तो बच गया आपका 17 छिका 102 होता है, 17 छिका 102, और ये होता है 11 चौक 44। तो यहां पर मेरे पास 44 भी है, यहां पर मेरे पास 44 भी है, और यहां पर मेरे पास 6 भी है भाई, 6 भी है। तो दोनों निकाल के देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा आपका। तो अब अगर मैं यहां से 44 निकाल लूं, 4.4 निकाल लूं यहां से 4.4, तो यहां से 4 निकाल लिया तो यहां रह गया 2, तो 2 रह गया, तो ये हो जाएगा 51 दूनी 102 यानी 10.2। तो 4.4 और 10.2 आ गई मेरी दो वैल्यू, ठीक है नहीं? और इनका जोड़ भी 14.6 बन रहा है, लेकिन पूछी तो बड़ी है ना, तो 4.4 तो छोटी हो गई, तो बड़ी पूछी है, तो क्लियर है भाई 10.2 आंसर आ गया। बात क्लियर? तो हमने वही अपना फैक्टर बनाए और ऑप्शन चेक कर लिए भाई, तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। लगातार भाई देखो 2-3 क्वेश्चन आ गए इसी के बेस पे, ठीक है? तो अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा भी आ सकता है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? इफ द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 93.75, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। अब की बार क्या बोल दिया? दो नंबर का अंतर जो है वो है आपका 5 और गुणा जो है वो है आपकी 93.75। क्लियर? तो मैं 25 से भाग हो रहा है, मैं 25 से भाग कर लेता हूं एक बार। अब वही रीजनिंग लगाएंगे, ऑप्शन की मदद लेंगे भाई। तो 25 से भाग किया, 25 दिया 75, और ये बच गया आपका 18, और 18 187, 25 सत्ते 175, और बच गया आपका 12, 25 पंजे 125, तो 3.75। तो 25, और मैं इसको कह सकता हूं 125 दिया 75,
तो गुणा में 12.5, ये मैंने फैक्टर बना लिया। 125 दिया होता है 375। अब उसने बोला है बड़ी संख्या बताओ, तो ऑप्शन से मैं यहां से निकाल सकता हूं, ऑप्शन में फटाफट निकालूंगा। अब 115 होता है, 23 पंजे 115, 23 इसमें छिपा नहीं हुआ, 23 इसमें है नहीं तो सी कट गया। ये होता है 29 पंजे 145, 29 इसमें छिपा नहीं हुआ तो 29 भी कट गया। अब दो बच गए, 13.5 और 12.5, तो ये हम देख लेते हैं। 13.5 होता है आपका क्या कहते हैं 15 निमा 27 पंजे 135 होता है, तो 27 20 में छिपा नहीं हुआ भाई, तो ये भी कट गया। तो क्लियर है भाई 12.5 आ गया, और ये हो जाएगा 25 या 75 7.5 और 12.5, तो क्लियर है भाई बड़ा नंबर जो है हमारा, ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो 12.5 है। ग्रेटेस्ट नंबर पूछा था, ठीक है, नहीं छोटा पूछा होता तो ये आपका स्मॉलर है और ये आपका लार्जर है। तो बात क्लियर हो गई होगी। चौथा आंसर आ गया। लगातार 3-4 क्वेश्चन आ गए इसी के बेस पे, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोबारा फिर क्वेश्चन आ गया भाई, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी तो मतलब अगर इसी ये क्वेश्चन आता है तो फिर तो आपका टकना ही नहीं चाहिए भाई किसी भी हालत में। तो अब वही चीज है भाई, लार्जर स्मॉलर दो नंबर हैं, उनका अंतर है आपका 7, और भाई क्या कहते हैं लार्जर स्मॉलर की गुणा है आपकी 23.75। क्लियर भाई। तो 25 से ये भाग हो रहा है, 25 में निकाल लेता हूं, 25 अट्ठे आपका 25 निमा 225 हो जाएगा, और 25 पंजे 125, ठीक है कि नहीं। तो 5 गुणा 5 कर लूं, और यहां से मैं लिख लूं क्या कहते हैं 19 पंजे 95 होता है, तो 1.9 और गुणा में 0.5, ऐसे मैं इसके टुकड़े कर सकता हूं। तो यहां से मुझे अंदाजा आ जाएगा भाई, आ गया 35 कट गया, साफ दिखाई दे रहा है। 45 भी इसमें 9 है नहीं, कट गया, तो साफ देखो बन रहा है। मैं साफ इसको यूं लिख सकता हूं, अब और भी तोड़ने की जरूरत थी नहीं। इसमें पॉइंट एक इधर ले लो, एक इधर ले लो, तो 2.5 और 9.5। तो अभी इनको जोड़ूंगा ना, इनको घटाऊंगा, ये आपकी स्मॉलर है, ये लार्जर है, तो अंतर 7 आना चाहिए, इनका अंतर भी 7 आ रहा है, तो बड़ी संख्या 9.5 आ गई भाई। बात क्लियर। तो कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर सच दैट देयर सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 340। ठीक है भाई। तो दो लगातार इवन इंटीजर हैं, तो एक x मान लिया, एक x प्लस 2 मान लिया, इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम जो है वो 340 है भाई। तो निकाल लो भाई नंबर कौन से हैं। ये देखो इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन भाई मैं भी सोल्व नहीं करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि भाई ऑप्शन ही उठा लूंगा सीधा, ठीक है कि नहीं। हाँ, ऑप्शन फेल करवा सकता था, वो बोल सकता था बड़ा नंबर उसके अंकों का जोड़ कुछ इस टाइप से बोल देता तो ऑप्शन फेल हो जाते। तो इसलिए भाई क्या कहते हैं, अभी तो फिलहाल मैंने इक्वेशन बना दी है, आप सोल्व करना कर लोगे। फिलहाल मैं अभी ऑप्शन से करवा देता हूं, क्योंकि पेपर में तो हम ऑप्शन पे ही जाएंगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखोगे स्क्वायर का सम आप देख लो, तो स्क्वायर का सम आपका 144 और 14 का स्क्वायर होता है 196। तो क्या इनका जोड़ 340 बन जाएगा भाई? बिल्कुल बन जाएगा, यहीं पे बन गया। देखो 6 और 4 10, 9 और 5 14 और 340 बन गया, पहले ही ऑप्शन से बन गया। बात क्लियर। तो आगे मैं चेक करूंगा नहीं, बस ऑप्शन से ही करना था भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या है जिसमें से 20 घटाने पर वह संख्या उस संख्या के रेसिप्रोकल का 69 गुना हो जाती है भाई। कोई संख्या है, मान लिया x है, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं 20 घटाऊं तो वह संख्या उस संख्या के, तो ये जो संख्या है उस संख्या यानी x के व्युत्क्रम का 69 गुना हो जाती है, 69 टाइम्स हो जाती है। ये आपकी इक्वेशन बन गई भाई। तो मैं इसको भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल टू 69 इधर आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 69 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई। फैक्टर बनाने हैं भाई, फैक्टर बनाने हैं। जोड़ आना चाहिए -20, गुणा बननी चाहिए -69। सोचो ऐसी दो संख्या, तो भाई -23 और +3, तो -23 में 3 जोड़ोगे -20, -23 3 की गुणा करोगे -69, साइन चेंज कर दोगे भाई, तो +23 -3, तो x की वैल्यू 23 -3 है भाई। तो माइनस की वैल्यू लेते नहीं हम, पॉजिटिव नंबर 23, तो आंसर आ गया आपका सेकंड। बात क्लियर, कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई। आगे चलते हैं।
तो 17 क्वेश्चन पे आएंगे भाई। क्या कह रहा है 17 क्वेश्चन, एक टोकरी में 50 फूल हैं, एक आदमी पूजा करने जाता है और हर मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितने शहर में मंदिर हैं, और तो उसे 8 टोकरी फूलों की जरूरत पड़ती है भाई। कितने टोकरी फूल की जरूरत पड़ती है? 8। एक टोकरी में 50 फूल है तो फूल कितने हो गए भाई? तो कुल फूल, टोटल फ्लावर्स निकाल लो भाई। टोटल फ्लावर्स आ गए मेरे पास। एक टोकरी में 50 है और टोकरी 8 है, तो भाई सीधी सी बात है 400 फूल उसने चढ़ाए हैं। कितने फूल चढ़ाए हैं? 400 फूल चढ़ाए हैं। अब जितने उसने फूल चढ़ाए हैं उतने ही मंदिर हैं। तो मान लिया टेम्पल है x, टेम्पल उसने x मान लिए, तो क्या कहते हैं, फ्लावर इन ईच टेम्पल, फ्लावर्स इन ईच टेम्पल कितने हैं? वो भी x ही हैं भाई, वो भी कितने हैं? x ही हैं। यानी मंदिर x हैं तो एक मंदिर में कितने चढ़े हैं? वो भी x ही चढ़े हैं। तो x इंटू x टोटल फूल चढ़ गए, और टोटल फूल है 400, तो यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 यानी 20 का स्क्वायर। तो भाई मंदिर आपके 20 हैं भाई। कितने मंदिर हैं? 20 मंदिर हैं। ऑप्शन से भी कर सकते थे आप, कुछ नहीं करना था, और सीधा भी कर सकते थे, x भी मानने की जरूरत नहीं थी भाई। 50 अट्ठे 400 हो गए, तो 400 किसका स्क्वायर बन रहा है? तो 420 का स्क्वायर बन रहा है। बाकी मैंने इक्वेशन बना के दिखा दी, तो कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई। आंसर आपका सेकंड है। आगे चलते हैं, 18वें क्वेश्चन पे आएंगे। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द टू एक्सप्रेशन? अब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, यानी कि बड़े से बड़ा इनमें से कॉमन क्या आ सकता है? तो भाई कॉमन निकालने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया कि भाई सम तो यहां 2 बन रहा है और गुणा आपकी -3 बन रही है। तो सोचो किस किस की गुणा -3 और जोड़ +2 बनेगा भाई। तो +3 और -1 सोच लूंगा, तो +3 -1 को जोड़ूंगा तो +2, गुणा करूंगा -3, तो ये मेरा फैक्टर बन गए इसके फैक्टर बन गए भाई x + 3 इंटू में x - 1, ये फैक्टर बन गए। सेम इसी प्रकार यहां पर आ जाऊंगा भाई, तो जोड़ मेरा -1 बनना चाहिए, गुणा मेरी -12 बननी चाहिए, ठीक है नहीं? सोच लूंगा भाई, तो -4 और +3 गुणा -12 जोड़ -1, तो फैक्टर बन गए मेरे x - 4 और x + 3। क्लियर भाई? ये मेरे फैक्टर बन गए भाई। अब कॉमन क्या है इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन x + 3 है भाई। कॉमन क्या है? x + 3 है, तो ये आपका कॉमन आ गया। बस यही पूछा था। तो फैक्टर बनाओ और कॉमन ढूंढ लो भाई। फैक्टर बनाने आपको आई गए, और नहीं तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे करोगे? ऑप्शन से अगर आपने करना है बाय ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन जाओगे तो x - 3 को आप 0 के इक्वल रखोगे, ठीक है कि नहीं? तो यहां से x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो आप 3 पुट करके देखो इसमें, दोनों इक्वेशन में। अगर वो 0 बना दे तो ये इसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। फिर इसी प्रकार x - 1 को 0 के इक्वल रखो, x - 1 को 0 के इक्वल रखो, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर यहां पर x + 1 को 0 के इक्वल रखो, ठीक है कि नहीं? तो x की वैल्यू आपकी -1 आ जाएगी। और 3 में रखने से अगर ये नहीं आती है 0, तो भाई क्या कहते हैं, दोनों में 0 आनी चाहिए। दोनों में नहीं आती है तो फिर ये कट जाएंगे, चौथा ऑप्शन अपने आप हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से ज्यादा मतलब इतना कोई इजी नहीं कह सकते इसको। आप उतना ही टाइम लगना है जितनी देर में आप वैसे सोल्व करोगे, तो बराबर टाइम लगना है, बल्कि ये ज्यादा बेटर है, ठीक है? तो बाकी आपकी मर्जी, जैसे भी करना चाहो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। तो 19वें क्वेश्चन पे आएंगे भाई। क्या कह रहा है? इफ x - 3 इज द HCF ऑफ 2 इक्वेशन दे रखी है भाई। तो x - 3 इसका भी फैक्टर है और इसका भी फैक्टर है। HCF का मतलब क्या होता है? जो कॉमन हो, तो इसका मतलब x - 3 इसका भी फैक्टर है और x - 3 इसका भी फैक्टर है, दोनों का फैक्टर है। और अगर कोई फैक्टर है तो उसकी वैल्यू उसको सेटिस्फाई भी तो करेगी। जैसे समझाता हूं भाई, मान लिया x² - 5x और प्लस में 6 बराबर 0, तो मान लिया इसके फैक्टर हैं आपके x - 2 और x - 3, ये इसके फैक्टर हैं। क्लियर? तो जब यहां से वैल्यू आ जाएंगी x की वैल्यू 2 और 3, अगर ये फैक्टर हैं तो जब ये वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा तो सेटिस्फाई भी तो करनी चाहिए ना। मतलब जब मैं यहां 2 रखूंगा, 2 का स्क्वायर और -5 गुणा में 2 और प्लस में 6, तो ये देखोगे आप, ये सेटिस्फाई करेगी। तो 6 और 4 10 - 10, तो 0 आ गई ना, 0 बराबर 0।
और 3 रखूंगा तो 3 भी सेटिस्फाई करेगी। 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा में 3 प्लस 6 बराबर 0। तो आप देखोगे 6 और 9 15 माइनस 15 0 बराबर 0। तो ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगी। क्यों कर रही है? क्योंकि ये इसके फैक्टर हैं तो इसलिए सेटिस्फाई करेंगी। तो x माइनस 3 उसका फैक्टर है तो उसको सेटिस्फाई करेगी। तो यहां से मैं x माइनस 3 को जब 0 के इक्वल करूंगा पुट, तो x की वैल्यू मेरी 3 आ गई। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि जब मैं इस इक्वेशन में x की जगह 3 रखूंगा भाई, जब मैं x की जगह 3 रखूंगा, ठीक है कि नहीं, यहां x की जगह 3 रखूंगा और प्लस में 9, तो ये आपकी 0 बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए? 0 बननी चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं। और बनेगी जब उसने फैक्टर दे रखा है तो मैंने बना दी 0। अब यहां से k की वैल्यू आ जाएगी भाई, ठीक है कि नहीं। तो 9 माइनस 3k और प्लस में 9 बराबर 0। तो 9 और 9 18 इज इक्वल टू 3k। 3 से काटूंगा 6 तो k की वैल्यू 6 आ गई भाई। तो सेकंड आंसर आ गया। बात क्लियर? कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए भाई। फैक्टर है मतलब उसकी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन में, बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं है भाई। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भाई, इफ द यूनिट ऑफ 2 डिजिट नंबर एक्सीड्स द 10 डिजिट बाय 2। भाई वो कह रहा है एक 2 अंकों की संख्या है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 ज्यादा है, ठीक है कि नहीं। तो इकाई का अंक कहां होता है? लेफ्ट साइड होता है यूनिट डिजिट, और ये दहाई का अंक। तो इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 ज्यादा है, ये कह रहा है भाई, ठीक है। अब यहां पर देखो है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन, लेकिन भाई मैं कह रहा हूं ना क्वेश्चन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि मैं इक्वेशन बनाऊं और सोल्व करूं। मैं अपना रीजनिंग लगाऊंगा, ठीक है कि नहीं। तो मैं अपना रीजनिंग लगाऊंगा, ऑप्शन से करूंगा या वैसे एज्यूम करके करूंगा, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर क्या कहा उसने आगे? द नंबर मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ डिजिट्स। और नंबर को ठीक है कि नहीं, कोई नंबर है आपका, उस नंबर को अगर मैं गुणा करता हूं अंकों के जोड़ से, सम ऑफ डिजिट से, यानी टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट के जब मैं गुणा करूंगा तो भाई गुणा 144 आनी चाहिए। ये भाई कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ऑप्शन से भी कर सकता हूं, ठीक है कि नहीं, और मैं बगैर ऑप्शन भी कर सकता हूं। मान लिया मैं ऑप्शन देखता ही नहीं, ऑप्शन से तो जल्दी हो जाएगा, पर कोई नहीं, मैं बगैर ऑप्शन ही देख लेता हूं। तो क्या कितना टाइम लगना है तो भी देख लो, कुछ ज्यादा नहीं लगेगा। तो बस उसने बोला इकाई का अंक दहाई के अंक से क्या है? 2 ज्यादा है। तो मान लिया इकाई दहाई का अंक कितना हो सकता है? कम से कम दहाई का अंक 1 तो होगा ही ना, 1 से कम 0 तो हो नहीं सकता दहाई का अंक। तो मान लिया दहाई का अंक 1 है तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 2 ज्यादा यानी 13 हो जाएगा, ठीक है नहीं। 3 और ये अगर 2 हुआ तो 2 ज्यादा ये 4 हो जाएगा, नहीं संख्या 24 बन जाएगी। और अगर ये 3 हुआ तो 2 ज्यादा 5 हो जाएगा, और ये 4 हुआ तो ये 6 हो जाएगा, 5 हुआ तो ये 7 हो जाएगा, और 6 है तो ये 8 हो जाएगा, और भाई ये 7 है तो 9 हो जाएगा। क्लियर? तो ये मेरी पॉसिबिलिटी बन गई। क्या बन गई? पॉसिबिलिटी बन गई। अब उसने बोला इकाई और दहाई का जोड़, इकाई और दहाई का जोड़ की जब मैं गुणा करूं तो 144 बननी चाहिए, ठीक है नहीं। अब चेक कर लेते हैं। तो इकाई दहाई का जोड़ बन गया यहां पर 4, तो 13 और 4 की गुणा करूंगा 144 आएगी? नहीं आएगी भाई। 24 और 6 की गुणा करूंगा 144 आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। तो नंबर 44 हो गया, 24 हो गया पहला आंसर। मैंने ऑप्शन भी नहीं उठाया, मैंने वैसे ही सोच लिए, और ऑप्शन उठाओगे तो और जल्दी होगा भाई, ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन आपके इंपोर्टेंट थे, एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। और आप देख लेना भाई, कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन करवाता मिलेगा नहीं भाई, ठीक है। तो मैंने आपको करवा दिए हैं, तो अब कोई भी प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है भाई। बस इसको रिवाइज कर लेना, जो जो आपको कंसेप्ट सिखाए हैं, जो जो फार्मूले बताए हैं उनको दोहरा लेना भाई। तो आज के लिए इतना ही भाई, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। कल भाई पुनः मिलते हैं भाई, 12 बजे आपकी क्लास आ जाती है। तो भाई कल नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, पुनः सभी को नमस्ते।